तो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्बर का एपिसोड नंबर 77। पिछला एपिसोड एकदम फाइटिंग सीन से भरा हुआ था। अगर आपने उसे मिस कर दिया है, आपको डेफिनेटली उसे देख लेना चाहिए। इस एपिसोड में जियान को मिलने वाला वो रिवॉर्ड जो कि उसे बर्निंग एसेंस वायलिन को ज्वाइन करने के बाद मिलना था। खैर, हम इससे पहले एपिसोड को शुरू करें, जरा रिकैप कर लेते हैं। ऑफ कोर्स पिछले एपिसोड का बेसिकली जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, उन 127 नेम्ड डिसेबल्स और जियान की टोली में धुआंधार फाइट शुरू हो जाती है। म्यूइंग संभाल रही थी लिजी को और शाओ जिलियन की बैंड बजा रहा होता है। वहीं पे म्यूफंग और ग्रीन फूड मिलके 10 पीक 4 स्टार 2 एम्पर लेवल के एक्सपर्ट्स को संभाल रहे थे। इनमें भी सबसे खतरनाक होती है ग्रीन फ्लूट, क्योंकि वो एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे 3 सरपेंट्स उन 10 डिसेबल्स के पीछे पड़ जाते हैं। भले ही उन नेम डिसेबल की स्ट्रेंथ पीक 4 स्टार 2 देखी हो, तभी उनके अटैक्स बिल्कुल काम नहीं करते। बची कुची कसर पूरी कर देता है म्यूफंग। अपने खेमे को इस तरीके से हारते हुए देख वो लीजी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फाइनली वो इस्तेमाल करता है एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन का, जिसमें 127 डिसेबल्स को शामिल कर लिया गया था। ये सब मिलकर एक बहुत ही बड़े एनर्जी जायंट को तैयार करते हैं, लेकिन इसका सामना करता है जियान। वो जैसे ही अपनी बैटल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, बस यहीं पे गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन के अंदर वो एनर्जी जायंट चाहे कितना ही फड़फड़ा रहा हो, 5,500 कोर इंस्क्रिप्शंस के सामने उसकी एक नहीं चलती। बल सारी डिटेल्स को जानने के लिए आप देख सकते हो पिछले पार्ट को। एंड में जाके जियान का ग्रुप आसानी से जीत जाता है। म्यूजुजी भी जियान और बाकियों को शाबाशी देते हैं। वो बताते हैं कि अब समय आ गया जब तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दिया जाए। अचानक से इस हॉल के बीच में एक एनर्जी लाइट डोर मेटेरियलाइज होने लगा था। इसमें से एक तीखी रोशनी बाहर आती है, जिसने सभी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अब असल में इस दरवाजे के उस तरफ क्या है, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। जियान इस एनर्जी लाइट डोर को कुछ समय तक देखता रहता है। वो कहता है, मुझे इसकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस इतनी फैमिलियर क्यों लग रही हैं? इन फ्लक्चुएशंस को फील करके लिटरली को भी कुछ याद आ जाता है। वो कहता है, ये एनर्जी ये उस हंटी अंडी के ऑरी से सिमिलर क्यों लग रही है जिससे आपने दुखी कॉन्टिनेंट में फाइट करी थी? ये सुन के अचानक से जियान की आंखें श्रिंक हो गई थी। वो कहता है, दोदी की बॉडी। उसे भी इस ऑरी की ओरिजिन के बारे में याद आ गया था। दुखी कॉन्टिनेंट में हंटी अंडी ने जिस दोदी बॉडी का इस्तेमाल करके जियान से फाइट करी थी, उसका ऑरा इसे थोड़ा मेल खाता था। उस एनर्जी लाइट डोर के करीब ले जाते हुए म्यूजुजी जियान से कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये दोदी रिवर है। इसका इस्तेमाल करके तुम सभी अपने लिए दोदी बॉडी क्रिएट कर सकते हो। यूइंग कहती है, दोदी बॉडी आखिर ये कैसे होती है? उसके चेहरे के कंफ्यूजन को देख के साफ तौर पे ऐसा लगता है जैसे उसने इस टर्म के बारे में पहली बार सुना हो। ये सुन के जियान की भौहें सिकुड़ गई होती हैं। वो सोचता है, म्यूइंग आखिर इन सभी चीजों के बारे में क्यों नहीं जानती है? उसने पिछले कुछ समय से नोटिस किया था कि म्यूइंग की इंसानों को लेकर नॉलेज काफी कम है। ऑफ कोर्स जियान म्यूइंग को मूर्ख नहीं समझने वाला। उसकी पीक 4 स्टार 2 एम्पर की स्ट्रेंथ ही प्रमाण है कि वो कोई फूल नहीं है, क्योंकि मूर्ख लोग इतनी हाई कल्टीवेशन तक कल्टीवेट नहीं कर सकते। सभी के डाउट्स को दूर करने के लिए म्यूजिक स्माइल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, ये नदी जिसे दोदी रिवर कहा जाता है, उसके अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्पेस मौजूद होते हैं और इनके अंदर जाके अपने लिए दोदी बॉडी को कंडेंस किया जा सकता है। इस दोदी रिवर के अंदर सफिशिएंट पावर है जैसे तुम सभी अपने लिए दोदी बॉडी को कंडेंस कर सको। और जहाँ तक बात रही दोदी बॉडी की, तो जिस 2 एम्पर पावर हाउस के पास दोदी बॉडी होती है, उसके अटैक्स और डिफेंस एक लेवल ऊपर चले जाते हैं। वो एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ एक बॉडी को तैयार कर सकता है। जियान कहते हैं, तभी मैं कहूँ उसे अपने पुराने अनुभव याद आ गए थे, क्योंकि दुखी कॉन्टिनेंट में हन क्लैन के अंदर कई एंशिएंट रिकॉर्ड्स बचे रह गए थे। इस वजह से उस जानकारी का इस्तेमाल करके हंटियांडी अपने लिए एक ब्लड एम्पर दोदी बॉडी को बना पाया। अच्छी बात है कि जियान तोशी एंशिएंट गॉड का इनहेरिटर था। अगर उसके पास एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस नहीं होती तो वो अपने लिए फ्लेम डी की बॉडी नहीं बना पाता। बस अफसोस की बात ये होती कि हंटियांडी को हराने के लिए जियान को अपनी दोदी बॉडी का सैक्रिफाइस करना पड़ा था। कुछ समय के बाद उसने अपने लिए फिजिकल बॉडी तो कंडेंस कर ली थी, लेकिन वो अभी दोदी बॉडी को कंडेंस नहीं कर पाया है। ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट में पहुंचने के बाद जियान ने किसी को भी दोदी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए देखा नहीं है। जियान के चेहरे के कंफ्यूजन को देख के म्यूजुजी हंस के बोलते, हाँ, इस ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट में भी ऐसे बहुत रेयर लोग हैं जिन्हें दोदी बॉडी का इस्तेमाल करना आता है। वो कहते हैं, हालांकि दोदी क्लास में दोदी बॉडी का होना एकदम टाइगर के पंख लग जाने जैसा है, लेकिन नॉर्मली लोग दोदी बॉडी को कंडेंस नहीं कर पाते। इसी वजह से ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट में भी दोदी बॉडी को देख पाना बहुत ही रेयर होता है। जहाँ तक बात रही इस दोदी रिवर की, तो ज्वान सेंटिनल में हमारे ऐसे टॉप टियर के सेक्स के अलावा और किसी के पास दोदी रिवर में एंटर करने की क्वालिफिकेशन नहीं होती है। म्यूजुजी बताते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि दोदी रिवर को क्रिएट करने के लिए एक दोशियन पावर हाउस की जरूरत होती है और इसके अंदर की उस मिस्टीरियस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही कीमती ट्रेजर्स का इस्तेमाल होता है। म्यूफंग एक
एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहता है, मैंने सुना था एक दोदी पावर हाउस का सबसे बड़ा निशान उसकी दोदी बॉडी होती है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं खुद एक दोदी रिवर को देख पाऊंगा। भले यहाँ पे औरों को पता ना हो, म्यूफंग को दोदी बॉडी के बारे में अच्छे से पता होता है। वो जानता था कि जिनके पास दोदी बॉडी नहीं होती और जिनके पास वो होती है उनके बीच में कितना बड़ा गैप होता है। भले किसी की स्ट्रेंथ 4 स्टार दोदी की हो, तभी वो दोदी बॉडी का इस्तेमाल करके एक 5 स्टार दोदी से फाइट कर सकता है। इस समय ग्रीन फ्रूट ने अपने मुंह को अपने हाथों से ढक लिया होता है। ऐसा करने के बाद भी सरप्राइज उसकी आंखों से छिप नहीं रहा था। वो कहती है कि दोदी की बॉडी, भले वो मेडुसा क्लैन का पार्ट हो, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि मेडुसा क्लैन दोदी बॉडी को कंडेंस नहीं कर सकता। हाउएवर मेडुसा क्लैन के अंदर भी दोदी बॉडी एक्सट्रीमली रेयर पाई जाती है, क्योंकि उनके पास कोई भी दोदी रिवर नहीं है। आखिर अपने सामने इस दोदी रिवर को देख के उसका मन क्यों नहीं मचलता। और तो और ग्रीन फ्रूट अपनी दुश्मनी को भूली नहीं है। बर्निंग एसेंस पवेलियन को ज्वाइन करने से पहले भी उस ज्वालिंग किंग ने ग्रीन फ्रूट को मिटाने की कोशिश कर रही थी। भले सिलेक्शन 9 सुपर सेक्स का चल रहा हूँ, तभी ज्वालिंग किंग की हमला करने की हिम्मत हो गई थी। जब जब ग्रीन फ्रूट उसके बारे में सोचती है, उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भर जाया करती थी। लिटरली कहता है दोदी की बॉडी, क्योंकि उसने जियान की फ्लेम डी की बॉडी को खुद एक्सपीरियंस किया था। उसे दोदी बॉडी की टेरिफाइंग पावर पता होती है। अपनी फिजिकल बॉडी को कंडेंस करने के बाद अब शाओ भी अपने लिए दोदी बॉडी को हासिल करना चाहता था। मिज़ुजी बोलते हैं ठीक है, क्योंकि अब तुम सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो चलो अंदर जाया जाए। ये बात सच है कि एक दोदी बॉडी दोदी पावर हाउस का सिंबल होती है, लेकिन हर एक दोदी पावर हाउस दोदी बॉडी को कंडेंस करने की औकात नहीं रखता। इस वजह से तुम सभी को दोदी रिवर में एंटर करके अपने लिए दोदी बॉडी कंडेंस करने का सोचना चाहिए, जिससे तुम्हारा पूरा पोटेंशियल अनलॉक हो सके। और दोदी बॉडी के भी 10 ग्रेड्स होते हैं। ज्यादातर डिसाइपल्स 4th या 5th ग्रेड तक ही पहुंच पाते हैं। मुझे याद है कि हमारे ह्यूमन पैलेस को ज्वाइन करने वाला बेस्ट डिसाइपल भी रैंक 6 की दोदी बॉडी को कंडेंस कर पाया है। ऑफकोर्स यहाँ बात हो रही थी हाल फिलहाल की। मिज़ुजी बोलते हैं चलो देखते हैं कि क्या तुम में से कोई सरपास कर पाता है। उनकी आवाज में एंटिसिपेशन को साफ तौर पे महसूस किया जा सकता था, लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ पाते हैं, वो पांचों डिसाइपल्स की आंखों के एक्साइटमेंट को देखते हैं। वो कहते हैं याद रखो, जो भी इस दोदी रिवर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो बहुत ही पावरफुल बीइंग्स है। अगर तुम लकी रहती हो तो तुम्हें दोदी ओवरलॉर्ड्स की बॉडी मिल सकती है, जिससे तुम्हारी फ्यूचर कल्टीवेशन में बहुत ही बेनिफिट्स होंगे। वो कहते हैं ठीक है जाओ, मैं यहाँ पे तुम सभी का तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम सभी अपने लिए दोदी बॉडी को कंडेंस नहीं कर लेते। जियान और बाकी लोग तुरंत ही नोट करके पीछे नदी की तरफ मुड़ जाते हैं। एक और अपने साथियों से ग्लैंसेस एक्सचेंज करके, मतलब उनकी आंखों में देख के, जियान एक मिल्की वाइट लाइन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो कि सीधा उस दोदी रिवर के अंदर चली आती है। डिसाइपल्स को दोदी रिवर के अंदर एंटर करते हुए देख मिज़ुजी खुद से बोलते हैं ये नदी हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही है, क्या वो लेजेंडरी 10th रैंक की दोदी बॉडी भी इसके अंदर मौजूद होगी? मुझे लगता है वो इनकम्प्लीट होगी। इसी मोमेंट में मिज़ुजी के बगल का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। एक ओल्ड मैन अपीयर होता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही ज़ूला होते हैं। ज़ूला मिज़ुजी से बोलते हैं जैसे जियानिस दोदी रिवर के अंदर अपनी दोदी बॉडी को कंडेंस कर लेता है, मैं उसे अपनी छत्र छाया में ले लूंगा। ये सुन के मिज़ुजी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ। अगर जियान जैसा कोई आपकी नजरों में आ जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही रिलीफ की बात है। सीन शिफ्ट हुआ था, हमें देखा जाता है ज्वालिंग रॉयल पैलेस। एक बड़े से हॉल के अंदर किंग ज्वालिंग के सामने एक सोल्जर बाव करता है। वो कहता है माय लॉर्ड तैयारियां खत्म हो चुकी हैं, अब वो बाहरी लोग इंपीरियल पूल में एंटर कर सकते हैं। तुरंत ही किंग ज्वालिंग के चेहरे पे एक क्रूअल सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है जाओ बर्निंग एसेंस पवेलियन मैसेज भेजो, क्योंकि उन्हें इंपीरियल पॉइंट में घुसने का इतना ही शौक है तो फिर मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ। इतना कहने के बाद उसकी आंखें और भी डार्क हो गई थी। वो कहता है लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। जैसे ही मुझे 9 ग्रेड हेवन सोलिंग पाइथन का ब्लड मिलता है, दोनों बर्निंग एसेंस पवेलियन और मेडुसा क्लैन के तबाह होने का समय आ जाएगा। उसका सबऑर्डिनेट तो मैसेज को डिलीवर करने चला गया था, लेकिन इस हॉल में किंग ज्वालिंग की सिनिस्टर आवाज लगातार गूंजती रहती है। जैसे ही जियान दोदी रिवर में एंटर करता है, उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे एक वॉर मॉरिन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है, जिससे उसे दोदी रिवर के अंदर का सीन दिखाई देने लगा था। अभी जियान की चारों तरफ कई लाइट क्लस्टर्स होते हैं। ऐसा लगता है इनमें से हर एक रोशनी के गुब्बारे के अंदर कोई चीज छिपी हुई है। इन लाइट के क्लस्टर्स में से जियान को एक एक्सपेक्टेशन से भरी फीलिंग सेंस हो रही थी। इसी मोमेंट में उसके दिमाग में गोल्डन टैकी की आवाज पहुंचती है। वो कहते हैं शुरुआत में मैंने ऐसा सोचा था कि बर्निंग एसेंस पवेलियन को ज्वाइन करने के बाद मैं तुम्हारी दोदी बॉडी को कंडेंस करने में हेल्प करूंगा, क्योंकि एक दोदी बॉडी सच में एक लाइफ सेवर हो सकती है। ये सुन के जियान ने नॉड ही किया था, तभी उसका ध्यान जाता है चारों तरफ। वो कहता है बाकी के लोग कहाँ पे हैं। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और भी एक्सपेंड होने की कोशिश करती है, लेकिन जियान को अपने साथियों को ही पता नहीं चलता। गोल्डन टैकिंग जियान से काम आवाज में कहते हैं तुम उन्हें मत ढूंढो, ये दोदी
रिवर एक इंडिपेंडेंट स्पेस है। जैसे ही इसमें कोई एंटर करता है वो एक इंडिपेंडेंट स्पेस में पहुंच जाता है। वहाँ पे तुम्हारा परसेप्शन पहुंचने नहीं वाला। इससे पहले जियान रिस्पॉन्ड कर पाता, उसके आसपास का एक लाइट क्लस्टर एक इनविजिबल फोर्स से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये एक तरीके की सक्शन फोर्स थी। जियान खूब कोशिश करता है इसके अंदर न खींचने की, लेकिन चीजें उसके फेवर में नहीं जा रही थी। इसी मोमेंट पे गोल्डन डेकिंग के कोल्ड स्नॉट की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं, हम क्या तुम्हारी ऐसे 4 स्टार दो एम्पर की इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे डिसेबल के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। जिनलोंग की कैजुअल वेव से इस फोर्स के परकच्चे उड़ जाते हैं। गहरी सांस लेता हुआ जियान रियलाइज करता है कि वो हादसे के कितने करीब आ गया था। अगर गोल्डन डेकिंग ने सही समय पे एक्शन नहीं लिया होता तो चीजें उसके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती थी। जियान कहता है, मास्टर हमें कहाँ जाना चाहिए। जिनलोंग बताते हैं कि तुम अभी दोदी रिवर के एंट्रेंस पे हो। तुम्हें जो अपनी चारों तरफ लाइट क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर कई दोदी बॉडीज मौजूद हैं। ये उन पावरफुल 2 एक्सपर्ट्स की बॉडीज है जिन्होंने अपनी मौत के समय पे इस दोदी रिवर के अंदर समाधि लेने की सोची। इन्हें इंतजार है अपने इनहेरिटर का, जो इनकी दोदी बॉडी को हासिल करेगा और उसे ये अपनी स्किल पास करेंगे। इसे तुम एक तरीके की रीबर्थ बोल सकते हो। ये सुन के जियान नोट करता है। गोल्डन डेकिंग बताते हैं कि दोदी बॉडी को कंडेंस करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करके अपनी दोदी बॉडी को कंडेंस करना। जियान क्यूरियस आवाज में पूछता है, और दूसरा? जिनलोंग कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है दूसरों की बॉडी को बोरो करना, मतलब उसे उधार लेना। जिनलोंग हंस के बोलते हैं, सिंपल टर्म से बोला जाए तो तुम उन दोदी एक्सपर्ट्स की बॉडी को हासिल कर सकते हो जो इस दोदी रिवर के अंदर आराम कर रहे हैं। जियान वॉइस रिकॉर्ड की पूछता है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। गोल्डन डेकिंग बताते हैं कि तुम जिस दोदी बॉडी को कंडेंस करोगे वो तुम्हारे साथ बहुत ही कंपेटेबल होगी, जो कि बैटल में तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली है। लेकिन बात ऐसी है कि तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम अगर बेस्ट दोदी बॉडी को कंडेंस भी करते हो तभी वो 6 रैंक से ऊपर की नहीं होने वाली। वहीं पे अगर तुम्हें इस दोदी रिवर के अंदर एक पावरफुल दोदी बॉडी हासिल हो जाती है तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदे का सौदा होगा। जिनलोंग जियान से पूछते हो, तुम क्या चुनना चाहते हो। जियान के चेहरे पे आ चुकी थी एक चीक की स्माइल। वो कहते हैं, ऑफ कोर्स दूसरा ऑप्शन। अब उसे समझ में आ गया था कि जिनलोंग ने उस फोर्स को क्यों रोका था। लगता है वो फोर्स जियान को अपनी दोदी बॉडी देना चाहती थी, लेकिन अगर जियान उस फोर्स के चंगुल में आ गया होता तो वो और भी पावरफुल दोदी बॉडी को ढूंढने का मौका गवा देता। गोल्डन डेकिंग कहते हैं, अच्छी चॉइस। जब एक बार तुम पावरफुल दोदी बॉडी को एक्वायर कर लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि इन दोदी बॉडीज के बीच में कितना बड़ा गैप होता है। ये सुन के जियान अपने आप को एक्साइटेड होने से रोक नहीं पाता। एक बार फिर से उस स्ट्रेंथ को महसूस करने के लिए जियान एकदम एंटिसिपेशन से भर चुका था। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो कि डी स्टेट के मोर्टल लेवल पे पहुंच चुकी होती है, वो भी इस दोदी रिवर के छोटे से पोर्शन को ही कवर कर पाती है। तभी जियान को उस एरिया के अंदर ऐसी फोर्स महसूस हुई थी जिससे और दोदी बॉडीज डर रही होती हैं। जियान कहते लगता है इस दोदी रिवर के अंदर एक इनक्रेडिबली पावरफुल फोर्स मौजूद है। जियान के एक्सप्रेशन को देख के गोल्डन डेकिंग बोलते हैं, तो क्या तुमने उसे नोटिस कर लिया। वेल एग्जैक्टली तुम्हारा टारगेट वही है। ये सुन के जियान का मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। नीचे जो भी प्रेजेंस मौजूद है वो अपने समय पे बहुत ही पावरफुल रहा होगा और जियान दूर से महसूस कर पाता है कि उसके सामने किसी चींटी की तरह है। वो कहता है, मास्टर। लेकिन फाइनली वो अपनी आंखों को बंद करता है। अब जब उसकी आंखें खुली थी तो उनमें डिटर्मिनेशन वाली लाइट दिखाई देने लगी थी। हालांकि दो रिवर के नीचे की दोदी बॉडी के बारे में जियान को पता नहीं होता, बट एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, अगर जियान खुद से 6 रैंक की दोदी बॉडी को ही कंडेंस कर पाता है तो इसे अच्छा उस दोदी बॉडी के पास जाना होगा। जियान के चेहरे पे कई थॉट्स को फ्लैश होती हुई देख जिनलोंग कहते हैं, ठीक है जब तुम नीचे जाओगे तुम्हें डिफरेंस तब समझ में आएगा। नीचे जाने से पहले गोल्डन डेकिंग मन ही मन में कहते हैं, ये प्रेजेंस मुझे जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लगता है मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। दूसरी तरफ जियान अपने आप को मिल्की व्हाइट फ्लेम से एनवेलप करके इस दोदी रिवर की गहराइयों में चला जाता है। जर्नी के दौरान जियान को कई पावरफुल प्रेजेंसेस महसूस होती हैं। अगर वो इनमें से किसी को भी हासिल कर लेता है तो उस दोदी बॉडी की रैंक डेफिनेटली लो नहीं होने वाली। बेस्ट के सामने बेटर पे क्यों सेटल होना। उसका गोल था दोदी रिवर के सबसे नीचे हिस्से में और वो वहां तक पहुंच कर रहेगा। दोदी रिवर के बाहर म्यूजी और वो ओल्ड मैन जिनका नाम जूला होता है, दोनों की नजरें दोदी रिवर पर टिकी हुई थी। खासकर भले ही जूला के चेहरे पे लेजी एक्सप्रेशन हो, लेकिन उनकी आंखें बहुत ही शार्प होती है। ऐसा लगता है वो पूरी दोदी रिवर को देख पा रहे हो। जूला कहते हैं, ये लड़का बहुत लालची है। वो हंस के बोलते, लगता है 10th रैंक की दोदी बॉडी की तरफ जा रहा है। ओल्ड जूला के शब्दों को सुन के म्यूजी का काम एक्सप्रेशन तुरंत ही सरप्राइज में बदल जाता है। वो कहते हैं, क्या। म्यूजी को भी पता था कि इस रिवर के अंदर एक 10th रैंक की दोदी बॉडी मौजूद है, लेकिन वो दोदी बॉडी सच में एक एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सपर्ट को बिलोंग करती है जिसकी स्ट्रेंथ म्यूजी से भी काफी हाई होगी। उस एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ कम से कम 2 एम्पर के 10th लेवल पे होगी। ऐसे एक्सपर्ट को चैलेंज तो बस बर्निंग सेंस पवेलियन के पवेलियन मास्टर कर सकते हैं। म्यूजी को याद है कि एक बार जूलाओ ने भी अपने बचपन में इस फिगर को चैलेंज किया होता है और उसका
रिजल्ट होता है क्रशिंग डिफीट, जिसकी वजह से एल्डर ज़ू काफी समय तक परेशान रहे थे। अब ये एल्डर ज़ू ह्यूमन पैलेस में एक प्रेस्टिजियस एल्डर पोजीशन में मौजूद है। म्यूजुजी रिवर की तरफ देख के बोलते हैं, लगता है लड़का काफी ज्यादा बोल्ड है, लेकिन मैं भी देखना चाहूंगा कि क्या एक 10th रैंक की दूधी बॉडी को संभाल पाएगा। ज़ुलावी हंस के बोलते, हाँ, ये लड़का आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। इतना कहने के बाद वो शांत हो गए थे। दोनों की नजरें फिर से रिवर की गहराइयों में चली गई थी। दूधी रिवर में काफी समय तक नीचे ट्रेवल करने के बाद जियान को काफी अजीब सा महसूस होने लगता है। वो पूछता है, मास्टर, हम इस रिवर की डेप्थ में जाते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है इसकी गहराई का कोई छोर ही ना हो। गोल्डन ड्रैगन हंस के बोलते, ही इसका मतलब है तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। ऐसी लो लेवल की चीजों के ऊपर वैसे भी गोल्डन ड्रैगन को ध्यान देने की आदत नहीं थी। वो तब भी जियान को समझाती हुए बोलते हैं, ये बस उस 10th रैंक की दूधी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मेजर है। आखिरकार ऐसी दूधी बॉडी पूरे बर्निंग इंसेंस पवेलियन में भी एक ही होगी। इस वजह से इसका अपने आप को प्रोटेक्ट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जियान गोल्डन ड्रैगन की आवाज में कॉन्फिडेंस अलग से महसूस कर पाता है। लगता है सीक्रेट रियल्म की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद जिनलोंग की सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ वापस आ गई है। भले ही बिना फिजिकल बॉडी की वजह से वो किंग ज़्वानलिंग के लेवल पे रिकवर ना हो पाई हो, तभी जियान को लगता था कि गोल्डन ड्रैगन की स्ट्रेंथ म्यूजिजी से ऊपर होगी। जियान ज़्वानलिंग किंग, म्यूजिजी और गोल्डन ड्रैगन की स्ट्रेंथ के बारे में सोच ही रहा था, तभी जिनलोंग उसे रोकते हैं, रुको जरा। जियान तुरंत ही उस वॉइड एरिया में रुक जाता है। वो पूछता है, मास्टर क्या बात है? वो कहते, इस जगह की एनर्जी और जगहों से अलग महसूस होती है। ये सुन के जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फैलाना शुरू कर देता है। उसे भी इस जगह के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन तब उसने ध्यान नहीं दिया। वो अपने परसेप्शन को फैला के जियान को मालूम पड़ता है कि इस जगह की एनर्जी उसे दूर रहने की कोशिश कर रही है। ये कुछ ऐसा है जैसे जियान को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहती हो। वो इसके बारे में और कुछ बोलना चाहता था, तभी गोल्डन ड्रैगन के मुंह से हल्की सी गुर्राने की आवाज बाहर आती है। इस रोड के बाहर आते ही जियान सामने की स्पेस को ट्विस्ट होते हुए देखता है। फिर क्रैशिंग आवाज के साथ उसे ऐसा लगता है सामने से एक लेयर हट गई हो। एक सुनहरा दरवाजा जो कि अलग ही दिखाई दे रहा था, वो जियान की नजरों में आता है। गोल्डन ड्रैगन उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते, फॉलो मी। बिना हेजिटेशन के जियान गोल्डन ड्रैगन को फॉलो करता है। जब जिनलोंग आगे चल रहे हो, उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। जैसे मोमेंट उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, जियान अपने आसपास बदलाव महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो दूधी रिवर से एकदम अलग ही एरिया में एंटर कर गया हो। उसे याद आती है म्यूजिजी की बातें। उन्होंने जियान को बताया था कि इस रिवर के अंदर कई इंडिपेंडेंट स्पेस मौजूद है। जियान को डिस्ट्रैक्ट होते हुए गोल्डन ड्रैगन उसे चेतावनी देते हैं, जियान तुम सतर्क रहो। ये वही जगह है जहाँ पे 10th रैंक की दूधी बॉडी मौजूद है, लेकिन उसे तुम्हारे लिए हासिल करना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जियान देखता है कि उसके सामने का स्पेस शिफ्ट हो रहा है। फाइनली जो उसके सामने नजर आया था, उसकी वजह से जियान एक डीप सरप्राइज महसूस करता है, क्योंकि उसके सामने एक प्लेन एरिया था और इस जगह बहुत बड़ी होती है। लेकिन उसके लिए सरप्राइजिंग चीज ये नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पे सरप्राइज आया होता है नीचे की जमीन को देख के। इस जमीन की जो मिट्टी होती है वो पूरी तरीके से सुनहरी थी। जियान कहता है, गोल्डन सॉइल। आखिर ये कैसी जगह है? क्योंकि जियान के अंदर क्यूरियोसिटी का कीड़ा होता है। वो अपने आप को अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन को फैलाने से रोक नहीं पाता। हम तुरंत ही उस गोल्डन सॉइल को और भी ब्राइट होते हुए देखते हैं। ये वॉलेंटली रिएक्ट करते हुए जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को तुरंत ही निकल जाती है। तुरंत ही उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो कहते हैं, आखिर कैसी फोर्स है जो कि मेरे सोल पावर को डिवावर कर पा रही है? बिना नोटिस के वो गोल्डन ड्रैगन के और भी करीब आ गया था और उसकी सतर्कता से भरी नजरें इस पूरे इलाके को ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन कोशिश वो चाहे कितनी भी कर रहा हो, जियान को कुछ समझ में नहीं आता। वो गोल्डन ड्रैगन की तरफ देख के बोलता है, मास्टर, क्या हम सच में सही जगह पे आए हैं? जिनलोंग हंस के अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं, बिल्कुल हम सही जगह पे आए हैं। वो 10th रैंक की दूधी बॉडी यहीं पे मौजूद होनी चाहिए। ऑल्दो गोल्डन ड्रैगन के आत्मविश्वास की वजह से जियान भी अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन उसे इस जगह के बारे में कुछ अनसेटलिंग फील होता है। इससे पहले वो और कुछ पूछ पाता, जिनलोंग बोलते हैं, तुम इस बार इस गोल्डन सॉइल के ऊपर अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करो। ऑल्दो जियान को रीजन समझ में नहीं आता, लेकिन वो उनकी आज्ञा को मानता है। तुरंत ही उसकी निवान पैलेस के अंदर की डिवाइन इंस्क्रिप्शन मूवमेंट एक्टिवेट हो जाती है। जैसे वो डिवाइन इंस्क्रिप्शन ग्लो होती है, हम जियान के माथे में से एक सफेद रंग की रोशनी को बाहर आती हुए देखते हैं। ये संपर्क करती है सुनहरी मिट्टी से। जैसे उसकी मेंटल पावर का इस गोल्डन सॉइल से कॉन्टेक्ट हुआ था, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। ऐसा लगता है मिट्टी जिंदा उठी हो। इसमें से एक एंशिएंट गोल्डन लाइट बाहर आई थी, जो कि इस पूरे स्पेस को ढक लेती है। कुछ ही पलों में जमीन के अंदर से मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स बाहर आने लगते हैं। ये एक गोल्डन हॉल था। अपने सामने के स्ट्रक्चर को देख के एक बार जियान भी ऑ फील करता है। ये हॉल एकदम गोलाकार में होता है। इसकी दीवारें एकदम स्मूथ थी, खासकर इसके अंदर से ऐसा एंशिएंट ऑरा रेडिएट हो रहा था, जिसे सेंस करके जियान तुरंत ही बता सकता है कि वो 10th रैंक की दूधी बॉडी डेफिनेटली इस हॉल के अंदर मौजूद होगी। हाउएवर वो ये हॉल नहीं होता है जिसने जियान के ध्यान को पूरी तरीके से अपनी
तरफ आकर्षित किया था, बल्कि वो होती एक बहुत ही बड़ी गोल्डन स्टैचू जो कि इस हॉल के ऊपर खड़ी होती है। ये स्टैचू एकदम जिंदा होने की फीलिंग दे रही होती है। इसका एक हाथ पॉइंट कर रहा था आसमान की तरफ और दूसरा अपने पीछे, और उसके चेहरे पे कमांडिंग एक्सप्रेशन होता है। ये बात साफ थी कि जिसने भी इस चीज को बनाया होगा उसके पास मूर्ति बनाने की एक अलग ही कला होगी। पता नहीं क्यों, लेकिन जियान को इस मूर्ति को देख के अंदर से एक डर का आभास होता है। उसे ऐसा लगता है स्टैचू के अंदर एक कॉन्शियसनेस मौजूद है जो कि उसके ऊपर एकदम लॉक हो चुकी है। जियान पूछता है, मास्टर ये क्या मूर्ति है? इस समय गोल्डन ड्रैगन के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो चुके थे। वो कहते ये इमोर्टल एम्परर है। इस अनजान से टाइटल को सुन के जियान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछते हैं, इमोर्टल एम्परर? गोल्डन ड्रैगन कहते हैं, हाँ इमोर्टल एम्परर। ये 10,000 साल पहले का एक लेजेंडरी फिगर है। जब एलियन रेसेस ने हमारी इस दुनिया पे हमला किया तो एलियन रेसेस के तो एम्पर लेवल की पावर हाउस का सामना इमोर्टल एम्परर ने अकेले किया था। ये सुन के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। जिल्लों एक ग्रे आवाज में बोलते हैं, हाँ इमोर्टल एम्पर दुश्मनों के लिए डर और अपने साथियों के लिए एक उम्मीद का चिन्ह था। अगर इस हॉल के ऊपर इमोर्टल एम्पर का स्टैचू मौजूद है, इसका साफ मतलब ये है कि वो 10th रैंक की दूधी बॉडी इमोर्टल एम्पर से डेफिनेटली रिलेटेड है। जब गोल्डन ड्रैगन बोल रहे होते हैं, जियान की नजरें वापस से उस मूर्ति के ऊपर जाती हैं। अब उसके दिल में से इमोर्टल एम्पर के लिए एक प्रोफाउंड रिस्पेक्ट जाग चुकी थी। ऑफ कोर्स सिर्फ रिस्पेक्ट से उसका काम नहीं चलने वाला। अगर वो 10th रैंक की दूधी बॉडी को हासिल करना चाहता है तो फिर इस इम्तिहान में जो भी खतरे उसके सामने आएंगे जियान को उन्हें तबाह करना होगा। जिन लोग जियान से पूछते हैं, जियान क्या तुम जानते हो कि एलियन इविल रेस में एम्पर रैंक की पावर हाउस का क्या मतलब होता है? ये सुन के जियान नॉड करता है। उसने एक बार गोल्डन ड्रैगन के मुंह से सुना था कि एलियन इविल रेसेस को भी 5 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है जो कि इंसानों के रियल्म से सिमिलर हैं। और जहाँ तक बात है उनके एम्पर रियल्म के पावर हाउसेस की, तो उनकी स्ट्रेंथ कम से कम इंसानों के दोशिया लेवल के पावर हाउस से मैच करती होगी। इसका साफ मतलब ये है कि इमोर्टल एम्पर ने अपनी 10 स्टेज 2 एम्पर की स्ट्रेंथ के साथ दो दोशिया लेवल के पावर हाउसेस का सामना किया था। तब तक तो असल में जियान ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन जब वो दोशिया लेवल के एक्सपर्ट्स के बारे में सोचता है उसे समझ में आता है कि इमोर्टल एम्पर को इतनी हाई प्रेस्टीज क्यों दी जाती है। गोल्डन ड्रैगन जियान से कहते हैं, कुछ चीजें मैं समय के हिसाब से तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारे लिए एक चीज जाननी जरूरी है। जो 10,000 साल पहले वॉर हुआ था वो सच में ट्रेजिक के बियॉन्ड था, मतलब बहुत दुख से भरा था। उस समय 7 रियल्म्स के अंदर गहरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। जब सारे एक्सपर्ट्स खुद में ही बिजी थे तब अचानक से एलियन इविल रेस हमला कर देती है। अचानक से अपने आप को इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट से गिरते हुए देखना ये 7 रियल्म्स के पावर हाउस के लिए बहुत ही शौक से भरी बात थी। ऐसे भारी खतरे के सामने 7 रियल्म्स अपनी इन फाइटिंग बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो जानते थे कि वो जिन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो एलियन इविल रेस को हरा ही नहीं पाते तो फिर उन रिसोर्सेज का क्या फायदा। ये वो पहला समय था जब 7 रियल्म्स एकजुट हो जाते हैं, सारे एक्सपर्ट्स एक दूसरे का साथ देते हैं। वो युद्ध कई सालों तक चला रहा था। अपनी तरफ से भारी नुकसान का सामना करने के बाद ही हम उन इविल एलियन रेसेस को बाहर निकाल पाए हैं, लेकिन उस घुसपैठियों को खदेड़ने के चक्कर में हमारे बहुत सारे पावर हाउस या फिर इनकारनेशन में चले गए या उन्हें पूरी तरीके से खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा। तुम यहाँ पे जिस इमोर्टल एम्परर को देख रहे हो ये उन कुर्बानी देने वालों में से एक था। गोल्डन ड्रैगन आगे बोलते, मुझे अच्छे से याद है ये इमोर्टल एम्पर जिसकी स्ट्रेंथ बस दूधी क्लास के पीक पे पहुंची होती है, वो अपनी दूधी बॉडी का इस्तेमाल करके एलियन इविल रेस के 2 एम्पर रैंक के पावर हाउस को रोकता है। उस दिन से उसकी रेपुटेशन 7 रियल्म से फैल गई। इस बार जन किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं देता, वो बस शांत रहा था। 7 रियल्म से वो अनजान नहीं होता। इनमें से हर एक रियल्म के पास अपने लोअर, मिडिल और अपर रियल्म होते हैं। वो द्विकी कोऑर्डिनेट जहाँ से जियान आया है वो बस एक इंटरमीडिएट लेवल का प्लेन है और ये द्विकी कोऑर्डिनेट इंसानों का एडवांस लेवल का प्लेन है। इस द्विकी कोऑर्डिनेट का साइज द्विकी कोऑर्डिनेट से कई गुना बड़ा होगा। एलियन इविल रेस के साथ हुए उस वॉर के बारे में सोचने के बाद जियान का ध्यान वापस से स्टैच्यू के ऊपर लौट आता है। वो कहता है, तो ये इमोर्टल एम्परर है। गोल्डन ड्रैगन रिग्रेट से भरी आवाज में कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि इमोर्टल एम्परर की डेथ यहाँ पे हुई होगी। अगर उस समय 7 रियल्म्स एक दूसरे में फाइट नहीं कर रहे होते तो वॉर इतना डेवास्टेटिंग नहीं हुआ होता। गोल्डन ड्रैगन को भरोसा होता है कि अगर इमोर्टल एम्परर को और समय दिया जाता तो वो डेफिनेटली 2 में ब्रेक थ्रू कर लेता। इमोर्टल एम्परर के पास 2 से भी ऊपर जाने की कैपेबिलिटी थी। अपने चारों स्कैन करने के बाद गोल्डन ड्रैगन बताते हैं, भले यहाँ पे इमोर्टल एम्परर की दूधी बॉडी मौजूद हो लेकिन मैं यहाँ पे उसके इनहेरिटेंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है एलियन इविल रेस की घुसपैठ की तैयारी करने में इमोर्टल एम्परर ने अपनी इनहेरिटेंस और अपनी बॉडी को अलग कर दिया। गोल्डन ड्रैगन कहते हैं, चलो मैं आज इस इमोर्टल एम्परर की दूधी बॉडी को फिर से दुनिया में चमकने का मौका देता हूँ। जियान कहते हैं, मास्टर समझ गया। वो भी इमोर्टल एम्परर के नुकसान को महसूस कर पा रहा था। जिस तरीके से
गोल्डन ड्रैगन इस लेजेंडरी फिगर की तारीफ कर रहे हैं। साफ तौर पे इमोर्टल एम्पर के पास इस दूधी कॉर्डिनेट का टॉप फिगर बनने का पोटेंशियल था। हो सकता था वो उस दो गॉड लेवल को भी टारगेट कर पाता। बिना हेजिटेशन के जियान उस गोल्डन हॉल के करीब पहुंच जाता है, लेकिन अभी वो नोटिस नहीं कर पाता कि वो मूर्ति जो कि हॉल के ऊपर खड़ी होती है वो पिघलनी शुरू हो गई है। अभी उसके सामने गोल्डन हॉल का दरवाजा होता है। इसकी हाइट 10 मीटर से ज्यादा की होगी। इसकी उस चमक को देख के जियान को ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनली गेट इस गोल्डन हॉल के डिजाइन का हिस्सा नहीं था, क्योंकि ये चमक किसी और पावरफुल चीज से आ रही होती है। इस दरवाजे की तरफ बाव करके जियान बोलता है, सीनियर मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगा। तुरंत ही बूम की आवाज के साथ जियान की बॉडी में से इंटेंस फायरी ऑरा इरप्ट हुआ था। वो दोनों हाथों से उस दरवाजे के हैंडल को पकड़ के उसे आगे की तरफ ढकेलने लगता है। जियान की एनर्जी और उसकी पावरफुल फिजिकल बॉडी की वजह से ये दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। सबसे पहले जियान के चेहरे से टकराता है एक एंशिएंट ऑरा। अंदर कदम रखते ही जियान नोटिस करता है कि पूरा एंशिएंट हॉल खाली है। इसके अंदर का एरिया हजारों मीटर का होगा और इसके सेंटर पे होती है गोल्डन बॉडी। इस फिगर में से बाहर आ रहे ऑरे को सेंस करके जियान की आंखें श्रिंक हो जाती है। वो कहता है क्या यही साफ तौर पे 10th रैंक 2 एम्पर की बॉडी है। जियान इस दूधी बॉडी को और भी केयरफुली ऑब्जर्व कर ही रहा होता है, तभी इस हॉल में एक सॉफ्ट आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है तुम यहाँ पे पहुंचने वाले तीसरे हो। एट द सेम टाइम जियान के पीछे जो मैसिव डोर होता है वो बैंक की आवाज के साथ बंद हो गया था। जियान कहता है इमोर्टल एम्परर। उस इंटिमिडेटिंग ऑरे को फील करने के बाद भी उसकी आंखों की डिटर्मिनेशन और बढ़ती है। वो अपने हाथों को क्लेंच करके बोलता है ये 10th रैंक की दूधी बॉडी मैं जियान आज क्लेम करूंगा, मतलब मेरा इस पे हक होगा। तभी उस स्टैचू के सर के ऊपर से कई बैंग 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 की आवाज के साथ इंटेंस एनर्जी रिपल्स फैलने लगती है। ये रिपल्स इमोर्टल एम्पर की रेमिनेंट सोल से आ रही थी। भले इमोर्टल एम्पर को गए हुए काफी लंबा समय हो चुका हो, तभी वो ऑरा जियान को प्रेशराइज कर पाता है। एम्पर के स्टैचू में से बाहर आने वाले इस टेरिफाइंग प्रेशर की वजह से जियान के पैरों के नीचे के फ्लोर में से कई क्रैक क्रैक की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इस समय जियान के पैरों की हड्डियां भी मुड़ने की कोशिश करती हैं। फिर नेक्स्ट मोमेंट में एक बूम की आवाज के साथ उसके चारों तरफ के कई मीटर का एरिया एकदम कोलैप्स हो जाता है। जियान फाइनली रियलाइज करता है कि भले इमोर्टल एम्पर की ये बस एक रेमिनेंट सोल बची हो, लेकिन तब भी इसकी पावर टेरिफाइंग है। ऑफ कोर्स यहाँ पे इमोर्टल एम्पर बच्चों को सता नहीं रहा है, ये उसके लिए काइंड ऑफ टेस्ट है। और नेक्स्ट एपिसोड होगा इससे भी एक्साइटिंग, क्योंकि उसमें हमें पहली बार दूधी कॉर्डिनेट के अंदर जियान के शाओक्लैन माँ की पावर मालूम पड़ेगी और हमें जानकारी मिल रही होगी होली फ्लेम की, जैसे वो फ्यूचर में हासिल करने वाला है। और फाइनली उसे एक ऐसा गिफ्ट मिलेगा जिससे उसके लिए पीक दूधी तक का रास्ता एकदम तय हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे रिलीज होते ही एपिसोड्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपके मन में ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, क्योंकि जैसे हम शाम को नेक्स्ट एपिसोड को प्रिपेयर करते हैं वो आप जैसे ही हेल गार्डन फैमिली सपोर्टर्स के लिए अर्ली एक्सेस के रूप में अवेलेबल हो जाता है, जिससे आप वीडियोस को एक दिन पहले ही देख पाते हो। सो इंतजार किसका कर रहे हो, चेकआउट करो ज्वाइन बटन को। कमेंट्स में ये भी लिखना मत भूलना कि एपिसोड आपको कैसा लगा है, लेकिन सबसे जरूरी है आपके सजेशंस। आपको क्या लगता है कि हमारी हेल गार्डन फैमिली को किस तरीके से आगे डेवलप करना चाहिए, तो अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना, मैं उन्हें डेफिनेटली रीड करूंगा। इसी नोट के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।